कि महंगाई बढ़ी हुई है और इस महंगाई को कम करने के लिए वो बाबूलाल जी नागर नहीं है, वहां से आने वाले माननीय सदस्य जो खाद्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसी सदन में ये बात कही थी कि हम फोर्टिफाइड आटा लोगों को देंगे, 1 रुपए किलो में आटा देंगे, हम खाद्य सुरक्षा के लिए, राशनिंग के लिए, काला बाजारी नहीं हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए काला बाजारी को रोकना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में उस काला बाजारी को रोकने के लिए हम सरकारी कर्मचारियों को राशन की दुकानों पर बैठाएंगे ताकि वो राशन की दुकानों से ठीक प्रकार से वितरण हो सके और वो ब्लैकमेलिंग ना हो। ये इस बजट भाषण में 9-10 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है। अब 2009 के बाद में जब 2013 में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी वापस बने तो उन्होंने इस राशनिंग में कालाबाजारी को खत्म करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर के आए और बायोमेट्रिक सिस्टम से उन्होंने पूरे की पूरी व्यवस्था की कि कालाबाजारी को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन आपने वो व्यवस्था ही नहीं की और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो मेरा ये बहुत बड़ा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब वो बार बार केंद्र की बात कहते हैं तो अपनी रिप्लाई में कहें कि पिछले 2 कार्यकालों में जब उनकी ही सरकार थी तब इस स्टेट का रेवेन्यू जो बजट है, जो रेवेन्यू है, वो घाटे का बजट कैसे साबित हुआ, वो घाटे का बजट क्यों साबित हुआ। जब तो आपकी सरकार थी तो फिर घाटे का बजट नहीं होना चाहिए था, जब तो जीएसटी लागू नहीं था, जब तो वैट की व्यवस्था थी, तब घाटे का बजट क्यों हुआ और इतने लॉसेस क्यों हुए। मैं अब एक एक करके आपको उदाहरण के समेत एक बजट स्पीच में के पैरा नंबर पर क्या बात लिखी है 2009-10 में, 10-11 में और 2023 में उसी बजट स्पीच को किस तरह से घुमा के कहा गया, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताती हूं। माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज और पूछिएगा भी, मैं मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहती हूं। बजट घोषणा 10-11, ये 10-11 का बजट मेरे पास है, ये 10-11 के पेज नंबर 57 पर मैं पैरा नंबर 57 खोलती हूँ। मतलब कितनी बड़ा फ्रॉड है लोगों से, हद हो गई आपकी तो। और आप सोचते हो कि कोई देखेगा नहीं इन चीज़ों को तो पता नहीं पड़ेगा। देखिए मैं पैरा का इसी से पढ़ती हूँ, हालांकि मैंने इसमें भी लिखा हुआ पर मैं इसी में से पढ़ के आपको बताती हूँ। चित्तौड़गढ़ जिले में, ये चित्तौड़गढ़ जिले की बात है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित राजकीय सांवलिया अस्पताल में जन सहभागिता योजना के माध्यम से जनरल नर्सिंग कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित करता हूं। ये वर्ष 2009-10-11 जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये बजट था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं 23 में, आप देखिए, ये 10-11 में इन्होंने कहा, फिर 21-22 में भी इन्होंने ये बात रिपीट करी। 21-22 कितने साल बाद में, 21-22 के बिंदु संख्या 11 राजस्थान देश कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं। शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं और उसमें भी चित्तौड़गढ़ शामिल है। अब 2022-23, ये 22-23 का बजट है, ये रहा 22-23 का बजट। इस 22-23 के बजट के बिंदु संख्या 11, ये फ्रंट पे ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है पेज, ये रहा। मैं पढ़ती हूँ ये पैराग्राफ को, सुनिएगा आप भी। गत बजट में यानी कि 21-22 के बजट में जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। वर्तमान में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं तथा 7 जिलों बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर में इनकी स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में शेष 18 जिलों बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, फिर चित्तौड़गढ़ आ गया। ये एक घोषणा नहीं है माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी घोषणाएं हैं। मैं आपको शुद्ध के विरुद्ध युद्ध वाली घोषणाएं बताती हूँ। घोषणा वीर की घोषणा है, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध। कैसे युद्ध होगा शुद्ध के विरुद्ध, बताइए। ये देखिए बजट भाषण में शुद्ध के विरुद्ध युद्ध की बात कहते हैं और क्या कहते हैं। ये 2010 माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि मिलावटियों पर कार्रवाई करने और रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। 2010 में फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल हो गया, 2010 के बाद में ये अथॉरिटी हो गया, फिर डायरेक्टरेट हो गया, और अभी इन्होंने क्या बात कही है कि हम 2021-22 के बजट में हम फूड सेफ्टी के लिए जो लोग मिलावटखोरी करते हैं उन मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलेंगे। अब मुझे इस सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वो मुझे बता दें कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे ही 2010 में जैसे घोषणा की ना कि हम अथॉरिटी बनाएंगे, तो अथॉरिटी के जैसे ही ये 20 साल और लगाएंगे इस युद्ध के विरुद्ध युद्ध में? और हो क्या रहा है, सिर्फ राजस्थान में 8 जिलों पे लैब संचालित है, धन के लिए युद्ध है। सही बात कहा इन्होंने, सिर्फ बड़े व्यापारियों से कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे मुनाफाखोरी की जाए, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि जो नमूने लिए जाते हैं वो नमूने, कुछ नमूने ऐसे होते हैं दूध के और बाकी की चीजों के, उनको टाइमली आपको भेजना पड़ता है लैब में और टाइमली उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन आपकी पोस्टें नहीं है, आपकी पोस्टें नहीं है, वहां प्रयोगशाला ही नहीं है जिलों पर। तो ऐसी स्थिति में ये युद्ध के विरुद्ध युद्ध क्या कर रहा है, मुझे ये मुख्यमंत्री जी बता दें। 2010 से घोषणाएं कर रहे हैं, अलग अलग घोषणाएं करते जा रहे हैं कि कैसे इनको काम करना है। ये तो मैं नहीं कहूंगी। और आप देखिए अभी बिजली की बहुत सारी बात हुई, रविंदर बोरा जी ने बहुत सारे बड़े बड़े आंकड़े रखे, हमने बिजली में ऐसा किया, हमने बिजली में वैसा किया, हम बिजली पर मैं आपको माननीय सभापति महोदय इतना निवेदन करना चाहती हूँ, राजस्थान में बेरोजगारी की दृष्टि से राजस्थान पूरे इंडिया में पहले नंबर पर है। इस बेरोजगारी वाले प्रदेश में आप सरकारी नौकरियां दे नहीं रहे, रीट की परीक्षा में जो भर्ती की है वो किस स्थिति में पहुंची आपको मालूम है। आप वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हम, मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा किया, कांग्रेस के संकल्प पत्र में यह बात घोषित की कि यदि कोई परीक्षा रद्द करते हैं या किसी कारण से वो परीक्षा फेल हो जाती है तो हम उस परीक्षा का जो आवेदन शुल्क हमने लिया है वो पूरा का पूरा लौटाएंगे। तो आपने सिर्फ रीट की परीक्षा रद्द नहीं हुई है, उसके पहले भी कई परीक्षाएं रद्द हुई है, आपने उनके शुल्क तो लौटा ही नहीं। अभी आपने बजट घोषणा में सिर्फ रीट की परीक्षा के लिए कह दिया कि हम शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन इस तरह से जो आप परीक्षा बेरोजगारी बढ़ा रहे हो उसका एक बहुत बड़ा कारण है माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। क्योंकि फ्यूल, पेट्रोल और डीजल की जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे देश के लिए भी लॉसेस है, हमारे प्रदेश के लिए भी लॉसेस है। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम हमारे देश में जो इतना सूर्य की इतनी मेहरबानी है, सौर ऊर्जा, उस सौर ऊर्जा से हम बिजली उत्पन्न करें और उसके माध्यम से हम ये जो महंगी बिजली है उसको खरीदना बंद करें। सौर ऊर्जा की बिजली के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाओं में छूट दी, प्रोत्साहन के लिए स्कीम्स बनाई, और उसके बाद में अब देखिए सौर ऊर्जा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करें। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन बनाया गया है, इस मिशन में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति जारी की जाएगी। फिर यही बात 10-11 के बजट घोषणा पत्र में दोहराते हैं, 12-13 के बजट घोषणा में भी फिर यही बात वो वापस दोहराते हैं कि हम सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर हैं और पहले स्थान को हम लगातार बनाए रखेंगे। फिर दोबारा वो इसी बात को तीसरी बार फिर वापस यही कहते हैं कि हम सौर ऊर्जा में जोधपुर सिटी को सौर सिटी के रूप में विकसित करेंगे 100 करोड़ रुपए का फंड लगा के। ये पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही, उनका पिछला कार्यकाल 9-10 से 13 के बीच में, हाँ। और आज भी यदि कोई देखने जाए तो वो 100 करोड़ रुपए लगे कहाँ हैं उस सौर ऊर्जा के, कुछ पता नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया लोगों को, और धोखा दे करके पहले तो सौर ऊर्जा के लिए मोटिवेट किया और उसके बाद में अब मोटिवेट करने के स्थान पर उनको वापस लूटने का काम ये सरकार करे। और लूटने का काम कैसे कर रही है माननीय सभापति महोदय, आप देखिए कि इन्होंने सौर ऊर्जा के लिए कैप लगाई है
500 किलोवाट की कैप इन्होंने लगा दी। राजस्थान में जो बिजली है वो राजस्थान की बिजली की दरें इंडस्ट्रियल बिजली जो है वो 8 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट है, जबकि गुजरात, पंजाब, हरियाणा ये जो हमारे आसपास के प्रदेश है उसमें इंडस्ट्रीज के जो को बिजली है वो बहुत कम है, और उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री जो भिवाड़ी में है वो शिफ्ट हो रही है हरियाणा में, जो भीलवाड़ा में पावरलूम की इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। अब ऐसी बिजली का उपाय जो है वो सोलर पैनल हो सकता है, लेकिन सोलर पैनल पर आपने 500 किलोवाट की कैप लगा दी कि इससे ज़्यादा पैनल आप लगा नहीं सकते। प्रसादी जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे, यहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं बैठी हैं, उनको मैं जानकारी भी लेना चाह रही थी पर वो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में गुजरात में इंडस्ट्रीज की बिजली राजस्थान से महंगी है। मैं अभी अहमदाबाद जाके आया, और कैप्टिव पावर जो लगा रहे थे इंडस्ट्रीज वाले उसको आपकी सरकार बंद कर गई थी 2016 में। पहले प्राइवेट जो लगाते थे उनको बंद कर दिया, आपकी सरकार बंद करके गई थी। नहीं, मेरा मैंने ये तो ऑर्डर तो अभी निकला है, ये ऑर्डर अभी निकला, उस समय का ऑर्डर नहीं है, ये रिटर्न में आपका ऑर्डर निकला है। प्लांट जो लगाते थे उनको ऑर्डर आपकी सरकार 2016 में बंद करके गई है। बोलने दें। मेरा ये कहना है कि अब यदि आप इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको ये कैप नहीं लगानी चाहिए थी, और कैप नहीं लगाओगे तो देखिए सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अब आपकी ई व्हीकल पॉलिसी आ रही है। ये ई व्हीकल पॉलिसी में चार्जिंग और स्वेपिंग बैटरीज की व्यवस्था केंद्र सरकार की ये स्कीम है, इसको हमको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पेट्रोल डीजल को कम करना है। ऐसी स्थिति में यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहते हैं या सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करके उसको सस्ती दरों पे करना चाहते हैं, आपने क्या हुआ ओवर एक्सेस के ऊपर भी आपने टैक्स लगाया, 60 पैसे प्रति यूनिट शायद उसके ऊपर भी लगाया। यदि आपको कहीं से और एक्सेस करेगा यदि उद्यमी तो भी आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तो उसकी रेट वही 8 रुपये 5 पैसे की प्रति यूनिट पड़ जाएगी। तो इंडस्ट्री लगाने वाला क्यों आएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए, मुझे बताइए। वो आएगा ही नहीं इंडस्ट्री लगाने के लिए, और जब इंडस्ट्री नहीं लगाएगा तो फिर रोजगार कैसे उत्पन्न करोगे आप, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में तो आप रोजगार दे नहीं सकते। ऐसी स्थिति में बिजली को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस कैप को, मेरा निवेदन है कि आप इस कैप को हटाएं, और जो बाकी के मैन्युफैक्चरर हैं, हाँ नहीं मेरा तो निवेदन है आप, क्योंकि सरकार में अभी आप बैठे हैं, बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस कैप को आपको हटाना चाहिए। एक मैं माननीय सभापति महोदय उसके अलावा और कुछ 2-4 चीजें और निवेदन करना चाहती हूँ। मैंने शुद्ध के विरुद्ध युद्ध अभियान की बात आपको बताई है कि किस किस समय पर क्या क्या उन्होंने बात कही, अथॉरिटी की घोषणा करी, फिर युद्ध अभियान चलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महिलाओं के संबंध में इस बजट में सिर्फ स्मार्टफोन देने के अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही है महिलाओं के लिए। तो इसलिए मैं बताती हूँ माननीय मंत्री महोदय, आपको भी जानना चाहिए, बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की 11-12 की, ये है मेरे पास, आप ले लेना मुझसे, है ना, ये किताबें हैं इसमें। हाँ, ये 11-12 की नहीं होंगी, आपके पास होंगी ना, हाँ तो ठीक है। ये इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, माननीय सभापति महोदय, 11-12 के बिंदु संख्या 40 पर बालिकाओं के जन्म पर नसबंदी ऑपरेशन करवा लिया है, उन्हें समाज में रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ज्योति योजना चलाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत इन महिलाओं के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार सृजन के विशेष प्रयास किए जाएंगे। अब इस ज्योति योजना में माननीय सभापति जी महोदय, इस ज्योति योजना को नेट पर पढ़ करके कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि हमारे सिर्फ बेटियां ही हैं, कोई योजना चल रही है, ये योजना चल रही है तो हमें आप लाभ दिलाइए, लेकिन इस योजना में कोई लाभ अभी तक नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देखिए बजट घोषणा 12-13 मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, उन्होंने क्या कहा था, 20 राज्य में 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 20 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से आगामी वर्ष प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक में धनलक्ष्मी केंद्र की स्थापना की जाएगी। एक ब्लॉक में धनलक्ष्मी केंद्र की स्थापना की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है, जिस वर्ष बजट भाषण में जो घोषणा की जाती है, यदि उसी वर्ष उसको पूरा कर दिया जाए
तो उसकी बजट की लागत नहीं बढ़ती है। ये घोषणा 12-13 की है। आज तक पूरे राजस्थान में धन लक्ष्मी केंद्र नहीं बने हैं। और जो बजट प्लीज सेव करें विराज जी आप। मैं बता रही हूँ ना, मेरी बात पूरी नहीं करे, कोई नहीं करेगा इंटरव्यू। मैं बता रही हूँ आपको, ये धन लक्ष्मी केंद्र, माननीय सभापति महोदय, ये जो धन लक्ष्मी केंद्र है ये नहीं बने। और जब मैं खुद इस विभाग में मंत्री बनी तो हमने बहुत प्रयास करके जमीन आवंटन कराया, फिर भी आज भी एक धन लक्ष्मी केंद्र जो जयपुर का वो नहीं बना, आज तक नहीं बना, और वो बन भी नहीं सकता है। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उस समय जो बजट आवंटन है वो 2.5 लाख रुपया, एक धन लक्ष्मी केंद्र के लिए 2.5 लाख रुपया था। आज 2.5 लाख रुपया में आप धन लक्ष्मी केंद्र बना ही नहीं सकते, तो कैसे बनेगा? ऐसी स्थिति में वो बजट पूरा लटकता रहता है और फिर ऑडिट होती है कि आपने पैसा खर्च नहीं किया। अब पैसा तो कैसे खर्च हो, क्योंकि 2.5 लाख में वो बनने वाला नहीं है और सरकार पैसा दे नहीं रही है उसको बनाने के लिए। तो मेरा माननीय सभापति महोदय ये निवेदन है कि जिस दिन बजट घोषणा उसी दिन से अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आपको ये काम कराना है कि नहीं कराना, और कराना है तो पूरा कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहती हूँ, एक सेकंड, नहीं मेरी बात प्लीज सेव करें आप। मैं सहयोग कर आप रही हूँ। सभी से व्यक्तिगत आग्रह किया था कि समय का ध्यान रखें, निर्देश के बाद आप विराज जाएं। सदन में जो है बाकी वक्त आप बोल नहीं पाएंगे। दो तीन चीजें बस फटाफट। मैं अलाउ नहीं करूंगा, अंकित नहीं होगा। श्री मुकेश भाकर प्लीज सेव करें। धन्यवाद सभापति महोदय। जो श्री मुकेश बजट भाकर 2022-23 पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत वरिष्ठ हैं आप, प्लीज सेव करें विराज जी आप। मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, प्लीज विराज आप। मैं से प्लीज सेव करें विराज अब आप विराजिए आसन पैरों पर, विराज आप प्लीज सेव करें। इतने आग्रह के बाद भी आप जो है आसन के अवहेलना ठीक बात नहीं है। आपका 20 मिनट का समय था, मैंने आपको 23 मिनट दे दिए। प्लीज सेव करें विराज अब आप, प्लीज। श्री मुकेश भाकर। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने बजट 2022-23 पर बोलने का मुझे मौका दिया। आज इस बजट पर बोलने से पहले मैं उन शहीद किसानों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने आजादी के आंदोलन के बाद, अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई आंदोलन हुआ हो तो वो एक किसान आंदोलन था। और भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र की सरकार ने जिस तरह से दुर्भावनावश और जिस तरह से किसानों को खालिस्तान, आतंकवादी और जिस तरह की अनेक तरह की परिभाषाएं उनको दी गई, जो किसान साथी हमारे शहीद हुए उनको याद करते हुए इस बजट पे आना चाहूंगा। 2022-23 का ये बजट इस राजस्थान को नए आयाम और विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर 36 कौम को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी बात रखी, उन्होंने मुख्य तौर पर सभी बातों को अपनी ओर से रखा। मैं मेरी ओर से संक्षिप्त में जो मुख्य बातें इस बजट को लेकर जो आज आम आदमी चर्चा कर रहा है, पूरे राजस्थान में हर गांव, हर चौपाल पर जिसकी चर्चा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिनको कुचलने का काम किया, उन किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी अलग से बजट लेकर आई है। सभापति महोदय, इस बजट में कांग्रेस पार्टी ने यह ध्यान रखा कि किस तरह से हम किसान को मजबूत कर सकते हैं। अलग से बजट की घोषणा हुई, किस तरह से किसान समृद्ध हो, किस तरीके से जो आर्थिक स्थिति किसानों की बढ़ सके, उसको लेकर इस बजट में ध्यान रखा गया। किसानों के लिए इस बजट में चाहे सोलर पर सब्सिडी हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देना हो, और चाहे जो कृषि कनेक्शन 2012 से बंद पड़े थे, उन कृषि कनेक्शनों को वापस शुरू करने का काम कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने शुरू करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो दो मुख्य तौर पर सबसे बड़ी घोषणा इस बजट में हुई कि कृषि को लेकर अलग से बजट और
जो 2004 से लेकर सरकारी कर्मचारी थे उनको लेकर जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बहाल किया गया। सभापति महोदय, आज हर गांव, हर चौपाल पर, हर कस्बे में इस बात की चर्चा है कि 3 लाख से ज्यादा वो सरकारी कर्मचारी जिनको नई पेंशन योजना की वजह से दिक्कत थी, पूरे राजस्थान में आंदोलन हुए और पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसमें पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई। सभापति महोदय, युवाओं को लेकर इस बजट में 1 लाख नए रोजगार की घोषणा की गई और साथ ही जिस रीट परीक्षा भर्ती को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है उसमें 32,000 से बढ़ाकर 62,000 पद मुख्यमंत्री जी ने यहां किए हैं। सभापति महोदय, इस बजट में युवाओं को, चूंकि यूनिवर्सिटीज की राजनीति से निकलकर यहां पहुंचे और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो दिल्ली और जयपुर में आकर रहते हैं, उनकी परेशानी को हम भली भांति समझते हैं। इस बजट में पहली बार 300 करोड़ की लागत से 500 से ज्यादा युवा जो दिल्ली में जिनका किराया भारी है, उन युवाओं को रहने के लिए एक नए हॉस्टल की घोषणा की गई। सभापति महोदय, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर की मैं बात करूंगा, उसमें चिरंजीवी जो योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, उसमें उसका दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक का मुफ्त इलाज की घोषणा इस बजट में हुई है। सभापति महोदय, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे युवा हो और चाहे किसान हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी, जो कल वसुंधरा जी बोली कि ये चुनावी बजट उन्होंने बताया, हर आम वर्ग और हर जगह से इनके पास ये रिपोर्ट आई कि जिस तरह का बजट कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, उस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल राजस्थान में बनाना चाहती थी, वो पूरी तरह से ये फेल हो चुके हैं। आज